रोज तो बोर्ड नहीं लगा देते हो। लाइव हो गई? चलिए, गुड। ऑन ही है माइक। नमस्कार मित्रों, इसको ब्लैक करें या फिर वाइट रहने दें? ब्लैक। हाँ, सही है। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब पता नहीं पड़ रहा है कौन क्या कहना चाह रहा है। मैं तो बहुमत देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वाइट स्क्रीन रहने देवे, वो हाथ खड़ा कर देवे। कहाँ है बैकग्राउंड इसका? ब्राउजर यहाँ है, लगा लो। नहीं नहीं, ये नहीं है। पर इसके टूल बार कहाँ है सर? इसका बैकग्राउंड चेंज करना मुझे। यही है इसका, ब्लैक कर दो पूरा। इनको आंखों में चुभ रहा है। वही पुराने दिन ही अच्छे है ना ब्लैक बोर्ड के। इसको बोलते हैं श्याम पट। श्याम पट। चलिए, संधि कौन सी पढ़ाई थी आपको? व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ाया था, वापस रिवाइज कर लेता हूं क्योंकि अभी टेस्ट लूंगा इसके बाद। त और द के बाद अगर च आए, त द किस में बदलेंगे? च में। त द के बाद अगर छ आए तो त द किस में बदलेगा? च में। छ छ ही रहेगा। अगर ज आए तो ज में। आप कितने दिन से आए हो? बीमार हो गए थे क्या? तो फिर कहाँ थे? ओके ओके ओके, बैठ जाओ। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए। हाँ दिखे आज है, मैंने कहा तबीयत सही, क्योंकि अभी उदयपुर में डेंगू बहुत भयंकर चल रहा है। तो हाँ, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, इसलिए पहले स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, तो त द के बाद अगर ह आता है, उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, त द, त बदलेगा द में, द ही रहेगा, लेकिन ह किस में बदलेगा? ध में। और अगर श आए तो श में। क्लियर है? तो कुछ शब्द दे देता हूं मैं आपको, और आप इसका संधि विच्छेद करके, और संधि विच्छेद किया हुआ तो उसे जोड़िए। ठीक है, अपने कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाइए।
एक बार इसे लिख लीजिए फिर। सर जी, अध्यक्ष बोर्ड ने जो दिनांक 25 जनवरी 2026 को की है, यस पर बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार बिल्कुल जनवरी में परीक्षा 2026 में संभावित है। ठीक है, इसका मतलब 2025 पूरा कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए दिया गया है और निश्चित तौर पर 800 से 1000 पोस्टें भी आने वाली है। तो सही मायने में तैयारी करने का ही फायदा है, इसलिए तैयारी करते रहें, क्योंकि कैलेंडर जारी किया और बहुत ही लंबा कैलेंडर जारी किया है। 2026 तक की उन्होंने पूरी कमर कस ली है। लिख लीजिए इसे एक बार। कुछ और शब्द भी हैं अभी। नेक्स्ट है, लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? चलिए कुछ और शब्द दे देता हूं। पेपर अभी और बना दिया मैंने बैठे बैठे। चलिए करिए ने सॉल्व। ये लिख लिया सभी ने? बैक करो वापस।
अब्दुल खान जी, बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अभी मेरी एज 17.5 है, बिल्कुल कर लेना। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप पात्र हो जाओगे। बारह और पाँच 17, 18 साल। कंप्लीट। अब आप इसे सॉल्व करिए आराम से। कृषि पर्यवेक्षक की कुल कितने सीटें अलॉट हुई है? अभी तक कोई सीटें अलॉट नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा होगी। इसका मतलब परीक्षा होगी तो वैकेंसी भी आएगी। मतलब वैकेंसी आने से पहले ही परीक्षा की तैयारी कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि आयोग को ये बात अच्छी तरीके से पहुंच गई होगी कि आपको कृषि पर्यवेक्षक की भी परीक्षा करवानी है। जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की परीक्षा करवा रहा है और ये बात क्लियर हो चुकी है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी पता है कि लगभग 10 से 12 लाख के करीब बच्चे रीट का पेपर देंगे, तो उनको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। जनवरी माह में उनको परीक्षा करवानी है, फिर तुरंत फरवरी और मार्च में वापस बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएगी 10वीं और 12वीं की। तो इसलिए उनके ऊपर बहुत सारा दबाव है, तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, इतनी अनुमानित है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी होंगे सीटें, तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितनी करते हैं। अभी तो पिछली जो भर्ती हुई है उसका रिजल्ट नहीं आया है ना। अभी उनको देंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे उनकी, फिर उसके बाद नई वैकेंसी आएगी। हो गया सबके? कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ से परे भी होंगे, पर कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने उदाहरण में आपको टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब तक की विगत एग्जाम में आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, व्यंजन संधि के इस नियम से जो जो प्रश्न पूछे गए वो सब लिया है मैं, यूं समझ लीजिए आप। और जो नहीं आए वो भी लिया है। इससे बाहर कई प्रश्न जाने वाला नहीं है। इन्हीं को ही आप पढ़ लेना 2-3 बार, मैं समझा भी दूंगा। इसको सॉल्व कराने से पहले एक बार नियम वापस पढ़ाऊंगा, फिर हम इसको सरल करेंगे।
आवाज का क्या है? कंप्लीट है सबके? चलिए सॉल्व करें इसको। ओके, देखो ये सॉल्व करने से पहले मैं वापस नियम पर आ रहा हूं। नियम क्या था? ये आपका है त और ये है द। कल नियम पढ़ा के गया हूं मैं। अगर च हो या छ हो या ज हो या ट हो या ड या ल या ह या फिर श, क्या होगा परिवर्तन? त या द के बाद च आ जाए तो ये बदलेगा च में, ये बदलेगा छ में, ये बदलेगा ज में, और ये ट में, और ये बदलेगा ड में, और ये बदलेगा ल में, और ये बदलता है। यहां पर दोनों बदलेंगे, त तो बदलेगा द में, और ये ह बदलेगा द में, और ये बदलेगा च, और ये श बदलेगा छ में। बस मैंने ये भी बताया था इन दोनों में आपको कहां सावधानी रखनी है? च छ वाले में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने नियम कल पढ़ा लिया था और इसी का हम क्या ले रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वापस इस पर बात कर लेते हैं। उस श्रृंखल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी पूछा गया है और आरपीएससी में पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ये। संधि के दृष्टिकोण से जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक वाक्यांश के लिए, वन वर्ड, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उस श्रृंखल का अर्थ होता है नियमों में बंधा न रहना। नियमों में बंधा न रहना यानी खुला रहना। जैसे हम लोग नियमों में बंधे हुए, 10 बजे विद्यालय जाना और 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो पूरे दिन नियमों में बंधे रहते। पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, इस तरीके से सारे जो नियम है इतनी बजे से इतनी बजे तक। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई नियम, कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपनी मर्जी से हो, स्वतंत्र, वैसे उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है उस श्रृंखल। तो यहां च है और मैंने आपको बताया है संधि विच्छेद आप करोगे उद से, और ये छ जो शब्द है ये छ नहीं है, ये श है, और ये री की मात्रा है, और ये आ रहा है श्रृंखल। श्रृंखल यानी सलाखें, बेड़ियां। ठीक है, देखो इसको थोड़ा गहराई से समझना, ये गड़बड़ी कहां करेंगे? शब्द शुद्धि में आता श्रृंखला, एक शब्द है श्रृंखला, ये वाला शब्द आपने कई बार देखा होगा। ये अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध है। शब्द शुद्धि में मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है और पढ़ा रखा है, वो मैं आपको जब शब्द शुद्धि का टॉपिक आएगा उस समय पढ़ूंगा। इस पर बहुत सारी व्याख्या करूंगा, खूब सारे शब्द ऐसे सीखेंगे हम। श्रृंखला है, श्रृंग है, श्रृगाल है, सब श वाले। तो अब देखिए ये द तो बदलेगा च में, और यहां पर कौन है? श। ये सर किससे मिलके बनता है? श और र से। तो ये श आधा है और ये श आधा है, तो श किसमें बदलता है? श में, और ये री की मात्रा है यहां लग गई, इसलिए उस श्रृंखल शब्द बन गया। उद प्लस श्रृंखल, जो नियमों में बंधा हुआ नहीं रहो उसके लिए आता है। अगला क्या आ रहा है? उच्च श्वसन। तो यहां शब्द निकलेगा उद और इधर आ जाएगा श्वसन। देखो श्वसन तो हो ही नहीं सकता। अब इसको समझो, इधर यहां श कैसा है? आधा, तो यहां छ भी कैसा निकलेगा? आधा। ये हलंत लगा हुआ है, ये देखो ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर आपको छ पूरा नहीं बनाना है। उद प्लस श्वसन। अगला देखो वृहट टिट्टिब। ये शब्द सुना ही पहली बार होगा, देखा ही पहली बार होगा। ऐसे कितने हैं जिस शब्द को पहली बार देख रहे हैं? अब आप देखिए, जब पहली बार देख रहे हैं तो इसका मतलब भी हम जानते नहीं है, पर हमें इसमें ज्यादा उलझना नहीं। मैंने तो आपको क्या पढ़ाया था? त के बाद अगर ट आ रहा है, त को बदलना है सीधा ट में, बाकी अर्थ गया अमेरिका, हमें अभी वहां उलझना नहीं है। तो ये बनेगा व्रीह, त बदलेगा ट में, बाकी जैसा आ रहा है वैसा का वैसा लिख दो, कुछ भी नहीं करना। लाइफ में पहली बार इतने ट एक साथ देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4। इसको पढ़ेंगे वृहट टिट्टिब। क्या शब्द है ये? वृहट टिट्टिब। अब इसका मतलब समझा रहा हूं। वृहत का अर्थ होता है बहुत बड़ा, और टिट्टिब टिड्डी, टिड्डा, जानते हो? ग्रासोफर, वो आपके वो फड़का कहते हैं ना, वो फसल पे
अटैक करता है। कभी अभी लास्ट ईयर आया था पाकिस्तान से इंडिया में, और उधर जैसलमेर और उधर बॉर्डर पर पूरी सेना लगा दी गई उसको खत्म करने के लिए। तो ये बहुत बड़े टिड्डे के लिए कहा जाता है। बस इतना ही है, ज्यादा उलझना नहीं है इसमें। अगला क्या आ रहा है? सच्चिदानंद, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये किस दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। क, च, ट, त और प, इसके बाद कौन सी ध्वनि आ जाए? घोष। तो मैंने आपको ये पहला नियम पढ़ाया, याद आ रहा है? तो क्या होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो त, थ, द इसमें बदलेगा। ये नियम था हमारा पहला। फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा। दूसरा नियम क्या पढ़ा था? ये वाला नियम पढ़ा था हमने। त द के बाद कौन आए? च। तो त किस में बदलेगा? च में। याद आ रहा आपको? ये नियम हमने पढ़ा था। अब इसका जो संधि विच्छेद है, इन दोनों नियमों को साथ में लेकर के करना पड़ता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर दो प्रकार से आपको ये टुकड़े करके आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो, ये आ गया आपका सत, इधर आ गया चित्त। मैं यही इसी के टुकड़े कर रहा हूं अभी नियमानुसार। त के बाद कौन आ रहा है? च। तो ये क्या बनेगा? सच्चित। आ गया समझ में? उद प्लस चारण क्या बना? उच्चारण। तो सत धन चित्त से क्या बना? सच्चित। अब इस नियम को फॉलो करेंगे। देखो, त के बाद आ घोष ध्वनि है, स्वर है ना, तो त बदलेगा द में। द कैसा है? आधा। और आ की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा? दा बनेगा। तो ये सच्चित प्लस आनंद, और क्या बनेगा? सच्चिदानंद। अब आ गया समझ में? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सत धन चित धन आनंद। ये तो हो गया टुकड़े। और मान लीजिए अगर आपको परीक्षा में ये ऑप्शन में न मिले, तो आप इसका क्या संधि विच्छेद करोगे? सच्चित प्लस आनंद। ये भी राइट है, गलत नहीं है। यहां रूल ये फॉलो हो रहा है। बात समझ में आ गई? खैर, तो वापस इधर बैक आ जाते हैं। सच्चिदानंद का विग्रह क्या होगा? तो आपको तो ये लिखना है सत धन चित्त धन आनंद, ये टुकड़े करना है। ठीक है। पल्लव, ये है पत प्लस लव। देखिए, पत यानी पत्ते, लव यानी पढ़ाया मैंने छोटा। छोटे छोटे पत्ते क्या कहलाते हैं हमारे? पल्लव यानी कोपले, किसी पेड़ की जो पत्तियां होती है, कैसी होती है? पहले पहले आती है वो, कैसी होती है? छोटी कोपल होती है, इसको हम बोलते हैं। तो त बदलेगा किसमें? ल में। ल ही रहेगा। पत धन लव से क्या बन गया? पल्लव। अगला देखो, मृच कटिक। ये जीके से संबंधित है। जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम किसी पुस्तक का नाम है, पंचतंत्र किसी पुस्तक का नाम है, मालविका अग्निमित्रम किसी पुस्तक का नाम है, रामायण किसी पुस्तक का नाम है, महाभारत किसी पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार मृच कटिक एक नाटक है जो शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा है? जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है, वाल्मीकि अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखा गया, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार मृच कटिकम एक नाटक है जो शूद्रक ने लिखा है, और कक्षा 11 में संस्कृत साहित्य में इसका वर्णन भी है। संस्कृत साहित्य में उसका एक पार्ट, छोटा सा हिस्सा दे रखा है सोने की बैलगाड़ी को लेकर के। इसका अर्थ होता है सोने की बैलगाड़ी। एक लड़का होता है, गरीब परिवार का होता है, और वो खिलौने की ख्वाहिश रखता है। तो उसकी माताजी, माँ जो होती है, वो खिलौना दे नहीं पाती क्योंकि वो गरीब होती है, वो उच्च वर्ग का होता है। तो पास में से एक कोई महिला होती है, उस बच्चे की इस स्थिति को देख करके उसे रहा नहीं जाता है, और वो कहता है कि मैं तुझे गाड़ी ला करके दे दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे वैसी ही गाड़ी चाहिए, वैसी ही गाड़ी चाहिए। और वैसी गाड़ी कैसे? बोले वो सोने की गाड़ी है।
सोने की बैलगाड़ी है, सोने की बैलगाड़ी। बोले कि मैं जितने भी मेरे ऑर्नामेंट्स से गहने हैं वो सारे सोने को बना करके तुझे बैलगाड़ी दे दूंगी, तो पूरा उसका वर्णन है। तो ये मिट्टी की बैलगाड़ी शब्द क्या है, ये मृत शकट, और उसको गाड़ी मिलती है सोने की। तो मिट्टी की बैलगाड़ी को देख करके उसकी आकांक्षाएं सोने की गाड़ी तक जाती है। तो यहां शब्द आता है मृत और यहां आता है शक्तिक। अगर कोई संस्कृत साहित्य का पेपर सेटर है और वो अगर हिंदी का पेपर बना देगा तो वो जरूर इस प्रकार के प्रश्न को देगा। जैसे मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूं, मेरी सब्जेक्ट संस्कृत भी रही हुई है, तो संस्कृत के शब्दों को मैं इसीलिए लेकर के आ रहा हूं क्योंकि पूरा कंसेप्ट संस्कृत का, और संधि में भी पूछ लेते हैं। तो मृत यानी मिट्टी, शकट यानी बैलगाड़ी। किसकी बैलगाड़ी? मिट्टी की बैलगाड़ी। हो सकता है एक वाक्यांश में पूछ दे मिट्टी की बैलगाड़ी के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, मृच्छकटिक। ठीक है। और ये एक नाटक है जो शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा। जैसे जालोर का है आप में से यहाँ कोई? जालोर में एक जगह है भीनमाल, नाम सुना आपने भीनमाल? तो भीनमाल में एक कवि का जन्म हुआ जिसका नाम था कवि माघ। माघ, ये जीके में भी आता है प्रश्न कि माघ एक कवि हुए जिनका जन्म कहां हुआ है? भीनमाल जालोर में हुआ। ये एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने अपने जीवन में एक ही रचना लिखी और एक ही रचना से इतने फेमस हो गए। इसलिए कहा जाता है इस माघ कवि के लिए उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यन माघे संति त्रियो गुणा। यानी माघ की एक ही रचना में तीनों गुण प्राप्त होते हैं। और उन्होंने वो रचना लिखी थी शिशुपाल वध। कौन सी रचना लिखी थी? शिशुपाल वध लिखी थी। तो ऐसे इन संस्कृत की पुस्तकों से में बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये मृत प्लस शक्ति यानी कि मिट्टी की बैलगाड़ी। अगला देखो श्रीमद शंकरधन आचार्य, इसमें कुछ ज्यादा अपन को दिमाग लगाना ही नहीं था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ना, ये वो उसकी तरह पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था। देखो इधर से चलो, ये र और आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ बना देंगे। और ये त के बाद स, त किसमें बदलेगा? च में। तो ये बनेगा श्री म आधा च, फिर ये श बदलेगा छ में, और ऊपर आ जाएगा बिंदी और शंकराचार्य, श्रीमद शंकराचार्य हो जाएगा। बस कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला देखो भगवत लीन, यहां बनेगा भगवत और इधर आ जाएगा लीन। भगवत लीन का अर्थ होता है भगवत में लीन, यानी भगवान में लीन, भगवान में डूबा हुआ। अगला देखिए यावत जीवन। सर आपने विद्युत चंचला का संधि विच्छेद तो नहीं बताया। विद्युत चंचला का संधि विच्छेद बता देंगे? चलो नहीं बताया तो अभी बता देते, पहले इनकी बात कर लेते। कौन है भैया? ये विकास चार्य जी सवाल कर रहे हैं, क्या करना है इसको बता लेते। लो, यह है विद्युत और यह है चंचला, अभी पढ़ाया मैंने। त के बाद अगर च आएगा त किसमें बदलेगा? च में, और ये बनेगा विद्यु आधा च, ये च और सॉरी ये एक और च, और विद्युत चंचला। विद्युत चंचला मैं आपको बता दूं, ये विद्युत में 6 जगह पढ़ाऊंगा आपको। कितनी जगह पर? 6 जगह पर। ये विद्युत 6 अलग अलग शब्द बनाता है। इसलिए पेपर सेटर जब भी प्रश्न बनाएगा विद्युत को लेकर के, जब मेरा पूरा संधि का व्यंजन संधि का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा पार्ट, फिर मैं ये विद्युत के 6 के 6 उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। और इन्हें तो आप पक्का याद कर ही लेना। विद्युत के 6 उदाहरण अलग अलग नियमों में आते हैं और अलग अलग शब्द हमारे सामने आने वाले। हमने पहले भी पढ़ लिया था। विद्युत प्लस ध्वज क्या बना था? विद्युत ध्वज। और अभी एक और आ गया विद्युत प्लस चंचला, क्या बन गया? विद्युत चंचला। मैंने इससे पहले विद्युत प्लस चालक भी पढ़ाया, विद्युत चालक बनता है। याद आ रहा ना? वही इसी से बनता है, ऐसे ही बनता है। चलिए अगला क्या आ रहा है? यावत जीवन। अब इसका मतलब हमें नहीं पता है तो हम इसका संधि विच्छेद नहीं करते। आपको शायद पता होना चाहिए, हमारे संस्कृत में एक शब्द है यावत और एक शब्द है तावत। यावत तावत, यावत तावत, ये प्रश्न अव्यय के रूप में पूछा जाता है। यावत चंद्र दिवाकरो तावत, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी।
कई बार आपने इसको ऐसा डायलॉग सुना होगा कि धरती पर जब तक सूरज चांद है तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। ऐसा डायलॉग कभी सुना आपने? तो यावत का अर्थ है जब तक और तावत का अर्थ है तब तक। अब यावत प्लस जीवन, तो त बदलेगा ज में, ये रहा, तो ये बनेगा यावत और प्लस आ जाएगा जीवन, तो त बदलेगा ज में। इसका मीनिंग क्या है? जब तक है जान। मूवी आई थी, याद है आपको? ओहो, मूवी कम देखते हो आप। जब तक है जान आई थी, अच्छी मूवी आई थी, खैर शाहरुख खान था उसमें, है ना? हाँ, यावत प्लस जीवन का अर्थ है जब तक है जान। ठीक है, चलिए जगत डमरू, कुछ नहीं करना, त को बदलना ड में और ये बनेगा जगत डमरू, जगत डमरू। और परीक्षा में अगर आ भी जाए ऐसा, इस ड को सीधा किस में बदल दो? त में। अगला देखो, मैच छत्र। जब तक स्वर संधि पढ़ रहे थे तो मह का महा करते थे, अब यहां महा नहीं करना है क्योंकि यहां ध्वनि क्या आ रही है? च छ आ रही है, तो यहां मामला त का है, तो अब हम इसको लिखेंगे महत। और ये छत्र है, छत्र ही रहेगा, छत्र नहीं करना। क्यों नहीं करना वो बता रहा हूं। छत्र का मीनिंग होता है छाता, अम्ब्रेला। संस्कृत में छाता को क्या बोलते हैं? छत्र। तो हम कई बार सुन रहे हैं हम आपकी छत्र छाया में रह रहे, ऐसा कभी सुना होगा आपने। तो छत्र का अर्थ होता है छाता, महत का अर्थ होता है बड़ा। एक तो वो छाता जो बरसात में हम लेके घूमते हैं, एक छाते में एक ही व्यक्ति सेफ रह पाता है, दूसरा आता है तो दोनों भीगते है ना। और एक वो छाता होता है जो बहुत बड़ा होता है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा छाता कहाँ मिलेगा? आप कभी देखना समुद्र के किनारे, बैंकॉक, मॉरिशस वगैरह, बहुत बड़ा छाता ऐसा बना रहता है इस तरीके का और इस तरीके का, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे वो खूब पाव लंबे करके सोए रहते, कभी देखे आपने? बस उसको कहते हैं महत छत्र, बहुत बड़ी छाता। और ज्यादा दूर नहीं जाए तो बाड़मेर और जैसलमेर और रेगिस्तानी इलाका क्षेत्र जहां पर ऐसा टापरा बना रहता है, वो इस तरीके का कुछ बना रहता है और नीचे छाया रहती है, कहीं खाट लगा दिया और वहां कुछ ऊंट वगैरह बांध दिए, कभी देखा क्या आपने? वो भी एक प्रकार का छाता ही है, बहुत बड़ा छाता। कुल मिलाकर के इसका मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो इतना ही है, बहुत बड़े जो छाते को आकार दिया जाता है उसका नाम हमने दे दिया महत छत्र। उच्छ्वास, ये बनेगा उद धन श्वास। अब इसको थोड़ी देर समझ लीजिए, उच्छ्वास का मीनिंग क्या है? उच्छ्वास का अर्थ है श्वासों का आना और जाना, इस क्रम के बीच में लंबी सांस छोड़ करके अपने आप को रोक देना। कभी हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि आज ये इस काम से मुझे मुक्ति मिली, जैसे परीक्षा दे करके आए और फिर आप अपने आप को एक थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स महसूस करते हो। किसी लड़की की शादी करवा करके पिता अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, या कोई बला अपने से टल जाती है, लंबे समय के लिए घर से चली जाती है, तो तो वो रिलैक्स महसूस कैसे करता है? जीवता छूटिया, है ना। वो रिलैक्स महसूस करने का जो क्षण होता है, तो एक लंबी श्वास हम अपने मुंह से छोड़ते हैं, इसको कहते हैं ब्रेथलेस। एक सांस में सब सारी सांस निकाल देना। मुझे याद आता है शंकर महादेवन, एक फिल्म मतलब सॉन्ग गाने वाला सिंगर है, उन्होंने एक गाना गाया हुआ है ब्रेथलेस करके। फ्री टाइम में कभी यूट्यूब पे सर्च करना, ब्रेथलेस एक ऐसा गाना है जिसमें श्वास लिया ही नहीं है उन्होंने, जो श्वास उन्होंने भरी उसी श्वास में एक ही धारा प्रवाह में वो गाना गा लिया गया। लगभग 2.5-3 मिनट का वो गाना है और वो नॉन स्टॉप चलता है, और फिर लास्ट में जाकर के वो एंडिंग मोमेंट आता है, तब शंकर महादेवन की वो जो श्वास रोकने की प्रक्रिया होती है उसमें अपने आप को रिलैक्स करता है, उसको कहते हैं उच्छ्वास। नंबर 1। इसका दूसरा अर्थ, जब भी कोई पुस्तक के अध्याय होते हैं, चैप्टर होते हैं,
कोई अंक होते हैं नाटक के, उसको उच्छ्वास से पहचाना जाता है। जैसे सर्ग होते हैं, जैसे कांड होते हैं, जैसे रामचरितमानस ले लो या फिर रामायण ले लो, इसमें कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड। उसी प्रकार किसी किसी काव्य में सर्ग होते हैं, पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई का लिखा हुआ, उसमें सर्ग है। जैसे कामायनी, उसमें अध्याय 15 अध्याय अलग अलग नामों से, उनको भी उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। यानी किसी पुस्तक का वो खंड जिसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे भी उच्छ्वास कहा जाता है। अगला उच्छिष्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक वाक्यांश में पूछा गया है। इसका एक वाक्यांश का मीनिंग बता रहा हूं, यह आपको मिलेगा जरूर। ये परीक्षा में खूब आया है, आरपीएससी और पटवारी के एग्जाम में। उच्छिष्ट का अर्थ होता है भोजन करने के बाद बचा हुआ जूठा अन्न। भोजन करने के बाद बचा हुआ जूठा अन्न, नहीं लिखो तो भी चलेगा, आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। वो 1-2-3 दिन में आपको जो बुकलेट जो ये पीडीएफ मिलने वाली है, उसमें एक वाक्यांश में मैंने पढ़ाया हुआ भी है और मुझे याद है कि ये है सब। भोजन करने के बाद बचा हुआ जूठा अन्न, जिसे अपन जूठन बोलते हैं, अपने यहाँ मेवाड़ी में कहते हैं एंटवाड़ो, हमारे मेवाड़ में बोलते हैं। अब आपके उधर मारवाड़ में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कोई है मारवाड़ का इसमें अपनी क्लास में? क्या बोलते हैं उसको? एटाड़ो। हाँ एटाड़ो, हाँ वही थोड़ा एटवाड़ो एटाड़ो। और कोई इधर हाड़ोती का कोई है? हाँ क्या बोलते उधर? जूठन नहीं बोलते? जूठन बोलते हो? हाँ ये तो बहुत हिंदी का शब्द है। बाकी हमारे इधर तो एटवाड़ो एटाड़ो। और इधर शेखावटी का? शेखावटी में क्या बोलते हैं भाई? कोई है अपनी क्लास में? हाँ क्या बोलते हैं शेखावटी? हाँ पता करो क्या बोलते हैं। चलिए, तो उच्छिष्ट का उद धन शिष्ट। देखो शिष्टाचार, सुनो इसको समझिए। शिष्टाचार ये कहता है कि खाना जो थाली में होता है ना, अन्न का एक दाना भी नहीं होना चाहिए। अपने दादा दादी के टाइम के उस युग में जाओ, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं खाना खाता था और मेरे दादाजी जब जीवित थे, तब वो मुझे ये कहते थे कि बेटा थाली के अंदर एक भी अन्न का दाना शेष नहीं रहना चाहिए, इवन उसमें पानी डाल करके और उस थाली को पूरा पी लो, साफ कर लो। मतलब इतना भोजन को वो रेस्पेक्ट देते थे, वो सम्मान देते थे। और हम जब रिसेप्शन में जाते हैं तो थाली इतनी सजा करके भर लेते हैं कि दूसरी बार नंबर आए कि नहीं आए, और सब ले लेते हैं। एक वर्ल्ड कप की तरह उस थाली को सजाया जाता है। भले रायते में जलेबी डूब रही है, डूबने दो, परंतु लेनी है, पर ले करके रहेंगे, ठीक है ना। घर पे रोटियां रोज खाएंगे, पूड़ियां खा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं दूसरी बार नंबर आया कि नहीं आया, लाइन लंबी लगेगी, है ना। कहां किधर जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रसगुल्ले में गुलाब जामुन का स्वाद जा रहा, जाने दो, है ना, लेकिन मुझे लेना है। भले राबड़ी में खीर मिक्स हो रही हो तो भी हम पी लेंगे, परंतु चाहिए अपन को थाली में। तो फिर वो सारा अपन खाने, पेट तो इतना सा है और दुनिया भर का खाना ले लेते हैं, तो गलत है। तो जूठन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा शिष्टाचार कहता है। तो उद धन शिष्ट से क्या बना? उच्छिष्ट। अगला शरद धन शशि, यानी शरद ऋतु का चंद्रमा, इसका सीधा मीनिंग है, लेकिन बना कितना खतरनाक शब्द है वो देखो आप, शरद शशि। अब आपने ये कभी शब्द नहीं पढ़ा होगा, न सुना होगा, इसका मीनिंग है शरद ऋतु का चंद्रमा। क्लियर? चलिए, यस उच्छ्वास, ये तो वापस दोबारा शायद मैंने दे दिया है, तो ये आ जाएगा उद्दन श्वास। अगला उद्धृत, ये उद, ये ह और ह में लगाओ री और ये बनेगा उद्धृत। हाड़ोती में जूठा बोलते हैं बचा हुआ खाना, बिल्कुल सही। साक्षी मीना जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जूठा बोलते हैं, सिम पोर्ट करने वाले रखते हैं ना बड़ा छाता, बांगड़ क्षेत्र में जूठा बोलते हैं। हाँ बोलते जाओ, जो लाइव जितने भी है अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कहते हैं आप तो कमेंट डाल दो, मैं पढ़ लूंगा और इनको भी बता दूंगा। बांगड़ क्षेत्र में जूठा बोलते हैं भाई। और जूठा कौन सा जूठा? सच्चा जूठा या झूठा जूठा? हाँ वो जूठा एक और होता है, ये व्यक्ति बड़ा जूठा है, प्यार जूठा सही पर दुनिया के दिखाने के लिए आ जा, ये वो जूठा है या वो जूठा है? दोनों में ज में फर्क है, ठीक है। चलिए, उल्लंघन। अच्छा इसको देखो, उद्धृत, उद्धृत का अर्थ है लिया हुआ। कहते हैं ना ये
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के यहां से उद्धृत है। उल्लंघन, उद प्लस लंघन, ये तो बहुत सरल है। विपज्जाल, ये बनेगा विपद और इधर आ जाएगा जाल, विपदा के जाल में फंस जाना। त की जगह द भी लिख सकते हैं क्या सर? त की जगह द, त किधर है? हाँ यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये द क्यों आए हो, त क्यों नहीं आए हो? तो ये तो समझना। देखो ये है जगत और ये है जगत, सही शब्द है जगत। तो संधि विच्छेद जब भी की जाएगी किससे की जाएगी? जगत। शब्दों से परिचित होना बहुत जरूरी है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसी प्रकार देखो विद्युत में त आएगा, द आएगा, त आएगा, क्योंकि आप इस शब्द से भली भांति परिचित हो चुके हो, इसलिए आपके लिए यह शब्द अब कठिन नहीं रहा। लेकिन ये विपद से आप परिचित नहीं थे, आप विपद त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी बता रहा हूं, क्योंकि मूल शब्द आपने ये कभी पढ़ा हो, मुझ पर एक विपदा आ गई है, कहते हैं ना विपदा आ गई है ना, विपदा के जाल में फंस गया हूं, मैं विपता नहीं बोलते, इसलिए या आप प्रत्यय लगा हुआ है। तो मूल शब्द है विपद, विपद, और द बदलेगा ज में। तो इस जब भी विपदा से संबंधित शब्द आएगा तब तो आपको द लगाना है। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पढ़ाया, यावत, तो आपको पता नहीं था त आता द, यावत में हमेशा क्या आएगा? त आएगा। तावत में क्या आएगा? त। इस तरीके से त और द के, जैसे उपनिषद, बताओ क्या होता है? त होता है, द होता है? द होता है। इसे उपनिषद से भी कोई शब्द बन सकता है संधि बनाने वाला, तो उस समय उपनिषद द आएगा, न कि त आएगा। तो शब्दों से हमें परिचित होना है, ठीक है। तो विपदा के जाल में फंसना। इसी प्रकार यह आ जाएगा उद प्लस हरण, उद प्लस हरण। अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई, एक नियम और आएगा, फिर उद का लफड़ा पूरा क्लियर करेंगे, अभी लास्ट में करेंगे, उसको छोड़ रखा। विद्युत लता, ये एक और आ गया विद्युत, ये विद्युत आएगा और इधर आ जाएगा लता। देखो लता का मतलब होता है बेल। अब आप कहोगे विद्युत लता का क्या मतलब है? विद्युत लता का अर्थ है आसमान में जब बिजली कड़कती है तो आप देखना कभी इस तरीके की रेखा दिखती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजली रूपी बेल, जैसे चमेली की बेल ऐसे होती है, तुरई लौकी की बेल देखी आपने, बेलड़ी, बेलड़ी, उस तरीके से आसमान में वो लहराती है। तो इसको हमने नाम दे दिया विद्युत लता, विद्युत रूपी लता। कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, तो इसको तो ही बनाएंगे, दत्त बनाएंगे नहीं। अगला क्या आ रहा है? उज्जैनी, तो इसको हम बनाएंगे उद प्लस जैनी, इसका बनेगा उद प्लस जैनी। क्लियर है? कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं एक शब्द और दे रहा हूं, जैसे ये आ गया, क्या शब्द है? जगत जननी, यानी जग्गू। पीके में आई थी, हाँ, जगत जननी, उसका नाम था अनुष्का का, जगत जननी। तो अब इसका संधि विच्छेद करना है, इस ज को किस में बदलेंगे? त में, क्योंकि आप इसको द में नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपके सामने मूल शब्द क्या है? जगत, और इधर क्या आएगा? जननी। जननी का मतलब माता, जगत यानी संसार, संसार की मां कौन है? जगदम्बा, अंबा, यूं कह सकते हो। तो जगत जननी, पूरे संपूर्ण सृष्टि की माता जगत जननी। भगवत लीन, ये अभी पढ़ाया तो था यार, भगवत लीन। वो बालक कौन है? ये रविंद्र सैनी जी क्या कह रहे हैं? भगवत लीन का संधि विच्छेद बताइए, आप कहाँ थे? मैंने बताया तो थे भगवत लीन, ऐसा कैसे हो गया मैंने भगवत लीन नहीं बताया? ये शायद कहाँ थे, मुझे लगता है ये चालू किए ऑनलाइन कहीं उधर उधर थे, पर मैंने बताया तो होगा, शायद मिटा दिया नहीं मैंने। इसमें है ये राने भगवत लीन। चलो वो कहाँ गए भैया रविंद्र जी? ये रविंद्र जी भगवत लीन कहाँ थे? आप पढ़ो, देखो इसको।
भगवत प्लस लीन, इतना भी कहा, भगवान में लीन, भगवत में लीन, इतनी बड़ी बात कही है। ठीक है ना, वीडियो को रिवाइंड करके बाद में देख लेना, सुन लेना, मुझे पता है मैंने कहा है। चलिए, ये हो गया आपके सारे के सारे नियम वाले इसके उदाहरण के सारे संधि विच्छेद। और कोई बचा तो नहीं है? चलिए, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं। हाँ जी, वो मैंने कहा ना, अभी पूरी व्यंजन संधि का कुछ पार्ट और पढ़ाने दो, फिर सब क्लियर कर लूंगा मैं। आप कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपको संतुष्ट करके भेजूंगा, ठीक है ना। हाँ, किताब को देख करके हम बहुत कंफ्यूज हैं, पुराना जो पढ़ गया है उससे भी कंफ्यूज है, लेकिन यहां से अब जब जाओगे ना तो अंदर एक, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा और बहुत भरपूर आत्मविश्वास होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र रखे, पेशेंस रखे कि कब कौन से नियम पर मुझे बात करने के बाद अपनी बात कहनी है और वो कहां पर करनी है। क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 22-23 साल हो गए इन नियमों को पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए मुझे आपकी अंदर जो क्या कहते हैं उत्कंठा है, तीव्र जानने की जो जिज्ञासा है उमड़ रही है। क्योंकि होता है कई बार, अरे यार मैं तो ये पढ़ के आया था और ये सर ऐसे कैसे बता रहे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए, अब हम बात करते हैं। मैंने व्यंजन संधि के 3 महत्वपूर्ण नियम बताए थे कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको पर हमें फोकस करना। 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब तीसरा नियम नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा नियम है और हमारे पास समय कम है। वो महत्वपूर्ण नियम है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब कुछ अल्टप्पू छोटे छोटे नियम जो परीक्षा में पूछ देते हैं, पेपर सेटर कभी कभी सटियाई बुद्धि का होता है, वो बोला कि हाँ यही से देखते देख इन बच्चों को आता नहीं आता। अब मैं आपको जो नियम पढ़ाने जा रहा हूं बहुत सरल है, यानी इतने सरल है कहीं दिमाग लगाना नहीं है उसमें, लेकिन शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से देखे जाए तो पूछे जाते हैं। कैसे? याद करिए, जब आप यहाँ आए थे तब मैंने कुछ 10-11 शब्द लिखे थे और मैंने कहा कुछ शब्द ऐसे जो व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा उस समय मैं बात करूंगा। वो टेम आ गया है, मतलब उस शब्दों पर बात करने का। अभी तक आपने इनमें एक बात पढ़ी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आता है, ये आता है तो ये परिवर्तन होता है। पर अब ऐसा नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड वाला बदलेगा ना राइट हैंड साइड वाला बदलेगा, कमबख्त तीसरा आकर के ध्वनि परिवर्तन कर लेता। अच्छी भली गाड़ी जा रही थी, बढ़िया लाइफ चल रही थी, और एक कोई तीसरा आकर के ध्वनि में परिवर्तन लेता। और जीवन में भी होता है कि जीवन में कोई तीसरा आता है तो ध्वनि परिवर्तन हो ही जाता है। सबके होता है लाइफ में। अच्छी भली गाड़ी चल रही होती है, तीसरा कोई भी जीवन में कदम रखता है तो निश्चित तौर पर ध्वनि में परिवर्तन होता है। तो अब इसका मतलब वो क्या है? तीसरा व्यंजन के आने से ध्वनि में परिवर्तन होता है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है व्यंजन आगम। उसको क्या नाम दिया है? व्यंजन आगम। व्यंजन आगम, ये कोई नाम नहीं है, संधि का कोई भेद भी नहीं है। मैं तो आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि व्यंजन के आने से ध्वनि में परिवर्तन होगा, न लेफ्ट हैंड साइड बदलेगा न राइट हैंड साइड बदलेगा। व्यंजन आगम यानी व्यंजन आ और मुझे गम दे जा, मेरी जिंदगी में खूब खुशियां हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन आगम। अब ये व्यंजन, कितने प्रकार के व्यंजनों का आगम होता है पहले वो समझ लेते। नंबर 1 च का आगम, नंबर 2 स का आगम, और नंबर 3 श का आगम। अब आप सोचिए ये च कितनी बार आएगा? अभी थोड़ी देर पहले आया था उच्चारण, विद्युत चालक, फिर आ गया। तो पेपर सेटर के लिए विकल्प है, यहां से भी प्रश्न बना करके गुमराह करने का। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ये तो इजी गोइंग हो जाएगा। फिलहाल इतना ही समझना है कि च का आगम, स का आगम और स का आगम। क्लियर है? अब ये च कब आता है, बस ये हमें सीखना है। तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को समझा रहा हूं और वो है च का आगम। च का आगम, ये आगम कब होता है? अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर गड़बड़ी करोगे। स्वर के बाद जब भी छ ध्वनि से संबंधित कोई भी शब्द आएगा, स्वर का अर्थ है आगे वाले शब्द में स्वर होना चाहिए, बस इतना ही है। स्वर के बाद जब भी छ ध्वनि का शब्द आवे, ऑटोमेटिक ही हमारी जबान च को लाएगी। और किसका आगम होगा? ये च यहां पर आ ही जाएगा।
आप कुछ कहोगे नहीं तब भी आ जाएगा। अब कैसे आएगा इसको उदाहरण से ही समझते। देखो मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद कहोगे। ये है वी, क्या इसमें स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कौन सा स्वर आ रहा है? ई। क्या आएगा? विच्छेद। ऑटोमेटिक ही च आ गया। अब आप कहोगे सर क्या हुआ? क्या वी बदला? नहीं। छेद शब्द बदला? लेकिन च आ गया, और इसके आने से ध्वनि में परिवर्तन हो गया। इसलिए ये मैंने कहा था ना, स्वर के बाद व्यंजन आए, परिणाम अगर व्यंजन हो, ये आ गया व्यंजन। आ रहा है ना? अब वो उस टाइप का उदाहरण पे आ रहा हूं मैं। तो विधन छेद से क्या बन गया? विच्छेद। चलिए यह है आ और यह है छादन, और क्या बनेगा? आच्छादन। आच्छादन। चलिए मैं एक शब्द आपको सिखा रहा हूं। आपने ये शब्द कभी सुना होगा, आच्छादन। इसका अर्थ है ढका हुआ। आच्छादन ढकना, ढका हुआ। आच्छादित का मीनिंग क्या होता है? ढका हुआ। अब ये प्रश्न कहां बनेगा? राजस्थान का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? उदयपुर। ये प्रश्न है, यानी वन से ढका हुआ। मेघाच्छादित, मेघ से ढका हुआ। तो अब ये दीर्घ संधि से बनता शब्द, जैसे परीक्षा में आ गया मेघाच्छादित। तो अब यहां पर दिमाग लगाना है, ये शब्द का अर्थ क्या कह रहा है। यहां सर ने सिखाया च और छ आ रहा है, तो हम त और द के चक्कर में फंसेंगे। अरे हर जगह त द के चक्कर में नहीं फंसना, इस शब्द के पहले मीनिंग को समझो। मेघ से आच्छादित, तो ऑटोमेटिक ही संधि विच्छेद बन रहा है। मेघ धन आच्छादित। ये लिख देता हूं मैं, आच्छादित। तो और आ मिलके क्या बनाएंगे? आ। और इस आच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? आधन छादित। आधन छादित, ये स्वर आ गया, इधर च आ गया, तो च ऑटोमेटिक ही आ रहा है। बस ये हो गया संधि विच्छेद। तो वन आच्छादित का क्या होगा? वन प्लस आच्छादित। क्लियर हो गया? चलिए, तो आ प्लस छादन से बन गया आच्छादन। अगला देखिए, यह है प्र और इधर आ रहा है छन्न, और ये हो गया प्रच्छन्न। इसका मतलब समझा देता हूं। प्रच्छन्न एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुप्त, सीक्रेट। प्रच्छन्न छुपाया हुआ, इसका मीनिंग है। प्रच्छन्न से क्या बनता है? प्रच्छन्न। इसी प्रकार से देखिए, ये है तरु और ये है छाया। ये शब्द आएगा शब्द शुद्धि में, और ये बनेगा तरुच्छाया। तरु छाया का अर्थ होता है पेड़ की छाया। क्या तरु शब्द बदला? नहीं। क्या छाया शब्द बदला? नहीं। लेकिन बीच में कौन आ गया? च। ठीक है, इसमें तो डस्टर, ये क्या बोलते हैं, इरेजर का भी लफड़ा है। छोड़ो, नहीं लेता हूं। चलो, ये एक शब्द है प्रतिछाया। प्रति प्लस छाया, बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा प्रतिछाया। इसी प्रकार ये एक शब्द है प्रति प्लस छवि, क्या बनेगा? प्रतिच्छवि। क्या अर्थ है इसका? मतलब दोनों का मीनिंग है परछाई। प्रतिच्छवि या प्रतिछाया का अर्थ होता है परछाई। अगला देखिए, यह है अंग, यह है छेद, और यह बनेगा अंगच्छेद। क्या अर्थ हुआ इसका? अंग का छेदन करना। जैसे हम कान में छेदन करते हैं, नाक में छेदन करते हैं, ये अंग है हमारे। कोई यहां पर, कोई यहां पर, कोई यहां, 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 2-3 पेन लेता है। तो अंग का छेदन करना, अंग को छेदना क्या कहलाता? अंगच्छेद। अगला शब्द बड़ा खतरनाक है, जिंदगी में पहली बार सुनोगे आप। यह है रद और यह है छद, और ये बनेगा रदच्छद।
कौन कौन जानता है इसका मीनिंग? अब इसको समझिए। रद कहते हैं दांतों को। रद का मीनिंग क्या होता है? दांत। छद का अर्थ है काटना, दांतों से काटा जाना। अपने यहां पर कहते हैं बट को भर दी दो। अलग अलग का जगह, कोई कहे डासो भर ली दो, कोई कहे काट लियो, बट को भर देना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते हैं। आपके उधर मारवाड़ में क्या बोलते हैं? चक बोलते हैं इधर। और आपके उधर क्या बोलते हो? हाड़ौती में बटको। हाँ वही। अब आप ये सोचिए, सर ये रदत शब्द कर रहा है तो किसी को समझ में नहीं आएगा, और आप ये कहो सर ये बट को भर रहे हो तो तुरंत समझ में आएगा। तो भाषा की यही तो लालित्य है, यही तो चारुता। अब आप ये नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा और गहराई के लिए साथ ले आता हूं। यह है रद और यह है पुट। रद कहते हैं दांतों को, पुट कहते हैं ढक्कन। दांतों का ढक्कन होठ, इसलिए रदपुट। रदपुट ये होठों का पर्यायवाची है। किसी को कहेंगे रदपुट, चल फुट, पर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा। ठीक है ना? तो रदत छद का मीनिंग होता है दांतों से छेदन करना। ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, क्या हो गया? टाइम हो गया। लिख लीजिए इसे। हाँ, कल लिख लेंगे। छोड़ो, ये लास्ट वाली स्लाइड छोड़ दो, कोई